हेलो गाइस, माय नेम इज रवि देवगन। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन की वजह से 10th का रिजल्ट डिले हुआ है, जिसकी वजह से 11th में अकाउंट पे आपका प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। जिससे रिलीफ देने के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें आप अपने अकाउंट्स के सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप अपने अल्फाबेट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास में ABC से स्टार्ट करते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको अकाउंटेंसी की डीप और एग्जैक्ट नॉलेज हो और आप किसी भी टर्म को ओवरलुक ना कर पाए। तो हम आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा कि हम अकाउंटिंग की क्या क्या टर्म्स होती हैं और कैसे कैसे वो काम करती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आप बचपन से अकाउंटिंग करते आ रहे हैं, परंतु आपको वहां पर अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो उन्हीं अकाउंटिंग टर्म्स को हम आपको शेयर करेंगे, ताकि आप सभी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जान पाएं। जो भी आप लेन देन करते हैं उस वो अकाउंटिंग टर्म में आता है। जहां भी पैसे का लेन देन होगा वो अकाउंटिंग टर्म में आता है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कि जैसे आप मानते हैं कि एक्स एक पर्सन है और उसी ने एक बिजनेस खोला हुआ है। तो जो ऑनर है, जैसे अगर हम बात करें तो एक्स ऑनर होगा, उसका जो बिजनेस है, ये दोनों अलग एंटिटी होंगी। यहां पर हम दोनों को एक लेकर नहीं चलेंगे। ये बिजनेस का सबसे पहला रूल होता है, जहां पर आप अपने बिजनेस को अलग एंटिटी मानते हैं और पर्सन को अलग एंटिटी मानते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहला हम रूल लिख सकते हैं, ऑनर एंड बिजनेस आर टू डिफरेंट एंटिटी। ये किस लिए माना जाता है? क्योंकि देखिए, जब भी हम अपने अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में, वहां पर हम बात करते हैं किसी भी लेन देन के बारे में, पैसे से रिगार्डिंग लेन देन के बारे में। तो अगर आप पर्सनल पे लेके चलेंगे तो यहां पर आपका अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, ना कि बिजनेस का। तो इसी वजह से हम पर्सन और बिजनेस के अकाउंट को अलग अलग मानकर चलते हैं। ये सबसे पहली चीज होती है अकाउंटिंग में। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि अकाउंटिंग की प्रोसेस, अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स या कह लें कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ताकि आप उन सभी चीजों को ओवरलुक ना करें। अकाउंटिंग किस प्रोसेस में, किस स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंटिंग को प्रोसेस किया जाता है, वो आप सीख पाए। तो हम अगर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जिनके बारे में हम यहां पर डिटेल से बात करेंगे। तो हम यहां पर हम लिखते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में अगर हम सबसे पहले एक स्टेप की बात करें तो उसमें हमें, यहां पर हम बात करते हैं, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये ट्रांजैक्शन हमें कंसिडर करनी है अपनी अकाउंटिंग के लिए या नहीं करनी है। क्योंकि अगर गलत ट्रांजैक्शन अपनी अकाउंटिंग के लिए कंसिडर करेंगे तो हमारी अकाउंटिंग के बैलेंसेस, हमारी अकाउंटिंग की डिटेल्स ठीक नहीं होंगी। हम अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते या लॉस नहीं पता कर पाते, या हम अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता कर पाते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में अगर बात करें तो हमारी फर्स्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टर्म क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो हम लिख देते हैं, फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, तो यहां पर एक टर्म बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी। अगर हमने जैसे एक्स को एक बिजनेसमैन लिया था, एक ऑनर लिया था, अगर ये एक्स अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल
और यहां पर अगर हम बात करें तो इसके फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर एक टर्म में देखा जाए तो दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, तो क्या हमें दोनों लेने होंगे? जी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी, जो भी फाइनेंसेस मैनेज करेंगे वो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, घर से रिलेटेड या उसके पर्सनल फाइनेंसेस नहीं होंगे। तो एक्स अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करेगा, फैक्ट्री का भी पे करेगा, लेकिन अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में हम हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल की ट्रांजेक्शन को एंटर नहीं करेंगे। हम वहां पर फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल को ही एंटर करेंगे, जिसकी वजह से जो भी हमारे फैक्ट्री के खर्चे होंगे वो अच्छे से कैलकुलेट होंगे। अगर हम हाउस का इलेक्ट्रिसिटी बिल वहां पर कैलकुलेट करते हैं तो हम इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे खर्चे बढ़ेंगे और जो हमारा प्रॉफिट है वो एग्जैक्ट प्रॉफिट ना आकर के एक इनकरेक्ट प्रॉफिट की टर्म हमारे सामने आएगी। तो इसके बारे में हम टर्म लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस we find all the transactions related to business, or we can say firm, or we can say enterprises only. We will not consider personal events or transactions. तो ये प्रोसेस हमारा है फर्स्ट प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारा दूसरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बाद हमें ये पता करना पड़ता है कि हमारी जो बिल है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये हमारे एक एक्सपेंसेस है। सेकंड जो प्रोसेस आएगा यहां पर, उसके बारे में अगर बात करें तो वो कहलाता है मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। तो इसको हम रब करते हैं। हम यहां बात कर रहे थे सेकंड प्रोसेस की, जो कि हमारा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस। अब ये कौन सा प्रोसेस है? देखिए, अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप अपनी बुक्स में, आप अपने अकाउंट्स में ये मेंटेन करेंगे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो क्या उससे आपको ये पता लगेगा कि आपने कितना बिल पे किया? हो सकता है वो बिल 50 रुपए हो सकता है वो बिल 500 हो, 5000 हो, या कोई भी दूसरी एक वैल्यू हो। तो कहने का मतलब यहां पर अगर हम बात करें तो जो भी हमारा खर्चा है या जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए या इवेंट आइडेंटिफाई किया है, उसको हमें मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। विदाउट मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट किए हम उसको अपने अकाउंट बुक में लिख नहीं सकते। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस we measure all the identified financial transactions in monetary term, or in other words, we convert the transaction
इन मॉनेटरी टर्म। ये था हमारा सेकंड प्रोसेस। इसके बाद हम थर्ड प्रोसेस के बारे में बात करें तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें अपनी सभी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना होगा। हम अपने थर्ड प्रोसेस की तरफ चलें तो थर्ड प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें अगर अब बात की जाए तो बीइंग ए ह्यूमन हम अपने दिमाग में एक अच्छे नंबर, एक वी कैन रिमेंबर मल्टीपल ट्रांजैक्शन, बट व्हाट इफ somebody ask you a transaction which happened about a year ago। एक साल पहले अगर कोई ट्रांजेक्शन, एक साल पहले की ट्रांजेक्शन के बारे में अगर आप कोई आपसे आगे पूछता है तो आप उसके बारे में नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग की याद करने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है। इसीलिए हमारे पास अकाउंटिंग में एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग के बारे में, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, किसी भी ट्रांजैक्शन को जब हम एक लिखने में काम करते हैं, यानी कि उसको एक लिखित रूप देते हैं, वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इन दिस प्रोसेस वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन बुक्स। अपनी किताबों में उन ट्रांजैक्शंस को लिखने को हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के बारे में बात करें तो एग्जांपल में आप जानते हैं, जब भी आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, अगर आपका उधार लेन देन वहां से चलता है तो जैसे ही आप उससे सामान लेते हैं तो वहां पर वो अपनी बुक में लिख लेता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहां से चीनी लेके आए हैं तो वो लिखता है 5 kg चीनी, जो भी उसका अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज। तो ये वो क्यों लिखता है? क्योंकि यदि आप महीने भर बाद हिसाब करने आते हैं और आपके हिसाब में कोई डिफरेंस आता है तो वो आपको डेट के साथ लिखकर बता सकता है। नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं वो कुछ इस तरीके से की जाती हैं। सबसे पहले ऊपर डेट होती है। डेट जैसे अगर हम अभी की बात करें तो 27 मई, 28 मई, 29 मई, इस तरीके से आपकी सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। अगर कोई आपसे आके कहता है कि मेरा बेटा 28 मई को आपकी दुकान पर आया था, वो कुछ सामान लेके गया था, 500 रुपए का सामान था, क्या था, तो आप इजीली अपना जो भी बुक है जहां पे आपने लिखा है वो निकालेंगे, 28 तारीख की ट्रांजैक्शन देखेंगे और वहां से आप उसको बता सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग का ये बेनिफिट है कि वो आपको मेमोराइज करने की जो मैंडेटरी टर्म है उसको ओमिट करता है, उसको वहां पर बताता है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख लीजिए, कोई भी गलती के चांसेस फिर बाद में नहीं रहते हैं। ये था हमारा थर्ड प्रोसेस जो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है उन ट्रांजैक्शंस को उनसे रिलेटेड बुक्स में पहुंचाना। जैसे अगर आप अपने बिजनेस में काम करते हैं तो बिजनेस में आप परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने परचेज की है और सेल भी की है, तो ये आपने, जैसे हमने रिकॉर्डिंग में किया था कि हमने 28 मई को हमने ये सभी ट्रांजैक्शंस किए हैं, हमने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अब अगर आप महीने के आखिर में आके बात करते हैं तो आपका दिन का, महीने का परचेज और सेल आप यहां पर नहीं बता पाएंगे, काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसी वजह से हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं परचेज के बारे में बात करूं तो परचेज के लिए हम एक अलग रजिस्टर बनाते हैं, सेल के लिए अलग बुक बनाते हैं। सेल वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम सभी सेल में ट्रांसफर करते चले जाएंगे और परचेज वाली जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो परचेज में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो अगर महीने के आखिर में हम बात करें तो हमारे पास यहां पे सभी ट्रांजैक्शंस सिर्फ परचेज से रिलेटेड होंगी और यहां पर सभी ट्रांजैक्शन सिर्फ सेल से रिलेटेड होंगी। तो इन अदर वर्ड्स, इफ यू टॉक अबाउट इन दिस प्रोसेस,
In this process, we transfer the transactions to their respective books known as ledger. ये एक वर्ड आपका नया सुनने में आया है, लेजर. इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे. यदि हम नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करें जो कि है समराइजिंग. अब समराइजिंग में हम क्या बात करते हैं? समराइजिंग के वर्ड का रिलेटेड आप सभी जानते हैं कि समराइज का मतलब किसी भी चीज को समराइज करके, यानी कि उसके बारे में एक श्रिंक डिटेल करके उसकी आपको बताया जाता है. जैसे कि अगर आप यहां पर महीने में बात करेंगे कि आपको टोटल कितने की सेल हुई है, या फिर टोटल परचेज कितने की हुई है, या टोटल सेल कितने की हुई है, यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर एक ट्रांजेक्शन को निकालना पड़ेगा, फिर उनको टोटल करना पड़ेगा. जब हम समराइजिंग के बारे में बात करते हैं तो समराइजिंग के बारे में यहां पर हम इसका टोटल करते हैं और यहां पर हम सेल का भी टोटल करते हैं. सो दिस इज नोन एज समराइजिंग. इन अदर वर्ड्स, टोटलिंग द लेजर इज नोन एज समराइजिंग. In this process, we total we summarize the book, or we can say totaling the ledger is known as summarizing. ये हमारा फिफ्थ प्रोसेस था जिसमें हम बात करते हैं समराइजिंग के बारे में. इसी प्रोसेस के अंदर अगर हम बात करें तो आप आगे काम करेंगे जिसमें कि हमारा है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. ये सभी एक एग्जांपल हैं समराइजिंग के बारे में, जो कि आगे आगे डिफरेंट चैप्टर्स में हमारे पास देखने को हमें मिलेंगे. नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है उसके बारे में हम बात करें तो वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. देखिए, कोई भी बिजनेस किया जाता है तो उसका एक ही मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना या अपने बिजनेस में ग्रोथ करना. जब तक कि वो कोई एनपीओ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट ना हो. हर एक बिजनेस एक प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाता है. जब हम अपने 6 प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि जो भी हमारे रिजल्ट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है. अब रिजल्ट्स सिर्फ देख के हम काम नहीं कर सकते. उन रिजल्ट्स को देख के हमें उन्हें समझना पड़ता है, हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर प्लान्स बिजनेस में बनाने पड़ते हैं. तो 6 प्रोसेस है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. So we can say in this process we analyze the books and take our future decisions accordingly. अब यहां पर अगर बात की जाए तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पिछले साल
आपके बिजनेस में लॉस हुआ है, तो आप सभी स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे, वहां पर ये देखेंगे कि आपके लॉस के कारण क्या हैं, उन रीजंस को नैरो डाउन किया जाएगा, जिससे कि आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सके ताकि आप अपने लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें, या फिर आपका प्रॉफिट कम हुआ है तो प्रॉफिट को बढ़ा सकें, या फिर आप अपने बिजनेस में और ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। सेवेंथ अगर प्रोसेस की बात की जाए तो सेवेंथ प्रोसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज नोन एज कम्युनिकेट टू यूजर्स। कम्युनिकेट टू यूजर्स, यहां पर यूजर कौन है? देखिए, आपके बिजनेस का फर्क सिर्फ आपको ही नहीं पड़ता है, आपने जो स्टाफ रखा हुआ है उसको भी पड़ता है, जिन बैंक्स ने आपके इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके बिजनेस में उनको भी फर्क पड़ता है, जिन इन्वेस्टर्स ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उन्हें भी पड़ता है। अगर आप शेयर्स इश्यू करते हैं अपने बिजनेस के, तो जो शेयर होल्डर है उनको भी आपके बिजनेस की हर एक मूवमेंट से फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें स्टाफ की, अगर आपके बिजनेस अच्छा ग्रो करता है, अगर आपका प्रॉफिट अच्छा होता है, तो स्टाफ अपने लिए बोनस या हम बोले प्रमोशन, इनके बारे में सोच सकता है, तो वो इसीलिए आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होता है। यदि हम बात करें बैंक की, तो बैंक आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड होता है ताकि अगर उसने आपको कोई लोन दिया है या लोन देने वाला है, अगर कोई फ्यूचर लोन है, तो उनके बारे में वो डिसीजन ले सके कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वर्थ इतनी है कि नहीं कि वो आपको लोन दे सके, या आपका जो उसका दिया हुआ लोन है वो आप रीपे टाइम पे कर पाएंगे या नहीं। इन द सेम वे ऑल अदर फैक्टर्स, ऑल अदर यूजर्स आर going to be interested in your business because of all their benefits. So we can say after the analysis, the result will be shared with different stakeholders. अब यहां पर आप कहेंगे कि हम उनकी बेनिफिट की इंफॉर्मेशन के बारे में क्यों देखें? देखिए, जब तक आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन को शोकेस नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्ट आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं या प्रोस्पेक्ट आपके बैंक्स हो सकते हैं जो आपको लोन दे या आपको फंड्स अवेलेबल कराएं, वो आपका इंटरेस्ट नहीं लेंगे। यदि आप अपने रिजल्ट शेयर करते रहेंगे, स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते रहेंगे, तो वहां पर आप अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को या प्रोस्पेक्ट इन्वेस्टर्स को वहां पर आप और ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कम्युनिकेट, वी नीड to communicate all these results to all users, like जैसे हमने बात की स्टाफ, बैंक, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, etc। तो ये हमारा एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था। इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से, IMRC। I stands for identification, or we can say identify. M stands for measuring, R stands for recording, C stands for classifying, S stands for summarizing, A stands for analyzing, and C stands for communicate to users. So the word would be IMRC SAC.
I. After that we'll go to M, then R, then C, then S, then then A, then C. So this would be the process of accounting, characteristics of accounting, or we can say attribute of accounting. This is the first process that you need to keep in mind whenever you are going to process any of the transaction or process any of the event for your accounting. So that's it for today, and we'll continue with the next session with another options, another chapter where you can find new features about your accounting terms. So if you like the video, please like it, share it, and subscribe it, and also press the bell icon so that you will find all the notification if there is an improvement that need to be done for the videos, or any suggestion which is from your side. Please comment on this video as well. Thank you for watching. Have a good day.